Hey everyone, I'm Kiran and today I'm gonna tell you how to write the appreciation of the poem because ये जो appreciation होता है ना वो full marks आपको provide करता है 5 marks इसके आपको board में मिलते हैं. So you can see that some key points you just have to remember while writing the appreciation of the poem. So what are the key points to remember while writing an appreciation? And the second one, how to write it effectively so that I can cover full 5 marks in the board exam. So let's see one by one. I'm going to discuss about each and every point so that you can gain 5 marks. So guys, you just have to remember कि जो पोएम हमें गिवन होती है ना इसमें पेपर में एग्जाम में, तो उसका टाइटल, उसके पोएट एंड द पोएम के जो भी स्टांजाज है वो ऑलरेडी प्रोवाइड किए होते हैं. सो यू कैन सी दैट आज मैं आपको डिस्कस करने मतलब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का जो भी अप्रिसिएशन है वो कैसे लिखना है इफेक्टिव मैनर्स में. So let's see. I'm going to read the poem first so that I can explain you how to write an appreciation of the given poem. So I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Okay, now the next one. Parting with his poison, flash of diabolic tail in the dark room, he rakes the rain again. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. With candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud baked wall, they searched for him. He was not found. They clicked their tongues. With every movement that the scorpion made, his poisons moved in a mother's blood, they said. May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May your suffering decreases the misfortunes of your next birth, they said. May be the sum of all evil balance in this unreal world. Balance in this unreal world. So against the sum of good become diminished by your pain. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face. ओके अभी मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि ये जो पोएम है ना इसमें क्या हुआ है कि एक मदर है जो पोएट है उनकी मदर को जो स्कॉर्पियन होता है उसने काट लिया है 10 आवर्स की स्टेडी रेन के बाद मतलब 10 घंटे की लगातार इसके बाद रेन के बाद स्टेडी रेन के बाद एक छोटा सा जो स्कॉर्पियन होता है वो घर के अंदर आया और जो सैक था राइस का उसके नीचे जाके वो बैठ गया फिर पार्टिंग विथ हिज पॉइजन उसका जो पॉइजन था वो मतलब जैसे उसने वो स्टंग किया उस मदर को तो वो पूरा पॉइजन उनकी बॉडी में फैल गया. द पीजेंट्स पीजेंट्स मतलब जो खेत मजदूर थे ना वो गांव था तो गांव के सारे जो लोग थे जो पीजेंट्स थे जो विलेजर्स थे वो स्वैम्स ऑफ फ्लाइज मतलब जैसे मक्खियाँ या फिर जो आता है ना छत्ता मक्खियों का उसकी तरह वो आने लगे एंड बर्स द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स टू पैरालाइज द इविल वन एंड 100 टाइम्स गॉड का नाम लेने लगे ताकि उसकी जो माँ है पोएट की जो माँ है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए. विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज. अभी कैंडल्स और लैंटर्न जो थे ना वो लोग ऐसे कैंडल्स हाथ में लेके लैंटर्स हाथ में लेके उस स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे ऑन द मड बेक वॉल और एक मड बेक वॉल के ऊपर एक शैडो सा बन रहा था. दे सर्च फॉर हिम ही वॉज नॉट फाउंड. लोग उस स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे लेकिन वो स्कॉर्पियन मिल नहीं रहा था. दे क्लिक देयर टंग्स with every moment that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. वो बोल रहे थे वो लोग ऐसे बोल रहे थे कि जैसे जैसे जो स्कॉर्पियन है वो जैसे मूवमेंट करेगा जैसे वो मूवमेंट करेगा उसी के अकॉर्डिंग मतलब वो मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो जो पॉइजन है ना वो जो पोएट की जो मदर है उनकी बॉडी में वो फैलने लगेगा. सो इसकी वजह से वो जो मदर है उनको क्या करना है उनको स्टिल एक ही जगह पे बैठना है और वो ये भी प्रे कर रहे थे कि जो स्कॉर्पियन है वो एक ही जगह पे रुक जाए अगर वो ज़्यादा चलने लगा तो जिस तरह से वो चलने लगेगा उसी तरह से रैपिडली उस जो जहर था वो उसका असर भी बॉडी में फैलने लगेगा. सो उसके बाद वो ये भी बोल रहे थे कुछ बिलीफ्स जो होते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो उसको जिसके हम बोल सकते हैं कि सुपरस्टिशियस बातें वो कर रहे थे और वो ये भी बोल रहे थे कि जैसे ये दर्द है इस दर्द में जो मिसफॉर्चून्स है आपके मतलब पहले वाले बर्थ के वो सब कुछ निकल जाएंगे अच्छा ही मतलब अच्छा ही अच्छा होगा गरीबी हट जाएगी ये सारी चीजें वो वहां पे बोल रहे थे. उसके बाद ये बोल रहे थे कि जैसे ये पेन है, पेन के साथ-साथ आपका सारा दुःख दर्द ये चला जाएगा आपकी ज़िंदगी से और ये जो पॉइज़न है वो आपकी बॉडी को मतलब
प्यूरिफाई कर देगा। लाइक उसके बाद जो भी डिज़ायर्स है, जो स्पिरिट है, आपकी जो एम्बिशंस है, वो आपके पूरे हो जाएँगे। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो एक सुपरस्टिशियस बातें कर रहे थे, मंत्रास की चैंटिंग कर रहे थे, पता नहीं कौन-सी बातें यहाँ पे वो कर रहे थे ताकि वो जो पॉइज़न है ना, वो उनके बॉडी से, जो पोएट की जो मदर है, उनकी बॉडी से निकल के जाए। सो नाउ यू कैन सी दैट, so guys, you just have to remember these points while writing an appreciation. The first one is title of the poem. The second one is poet. The third one is rhyme scheme. The fourth one is figure of speech, and the fifth one is a central idea or theme. Okay. So let's see, मैंने यहाँ पे एक दो स्टांजाज लिखे हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि व्हाट इज अ राइम स्कीम क्या होती है। ठीक है, तो राइम स्कीम के लिए मैंने यहाँ पे ये जो स्टांजा यहाँ पे लिखे हैं ना, तो इसमें देखो स्टार एंड कार, दिस टू वर्ड्स आर सिमिलर, इट मीन्स इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, स्टार कार, तो ये दो सिमिलर कंपोनेंट्स हो गए। तो आई एम अ स्टार, माई ड्रेस इज वाइट एंड आई वॉन्ट टू बाय अ कार। सो स्टार, इसको मैंने कंसिडर किया कंपोनेंट ए, इस पूरी लाइन को कंपोनेंट ए, बिकॉज इसमें जो वर्ड है स्टार एंड उसके बाद आई वॉन्ट टू बाय अ कार, इसमें जो कंपोनेंट है कार, इसका ये जो है ना प्रोनाउंसिएशन स्टार एंड कार ये सेम है, तो मैंने इसको ए कंसिडर किया है। एंड द वाइट इज अ बी बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट कंपोनेंट, वाइट कंपोनेंट, दिस इज अ डिफरेंट कंपोनेंट, तो ये बी मैंने कंसिडर किया। नाउ फॉलोइंग द सेकेंड स्टैंजा, तो सेकेंड स्टैंजा में देखो, आई फॉट अ वॉर, गॉट सम काइट, I broke a jar. तो war and jar, this are having a similar pronunciation like जो हमारा above stanza है ना, उसके जैसा ही है। तो इसलिए मैंने फिर से यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से इसको कंपोनेंट ए कंसिडर किया एंड इसको भी कंपोनेंट ए कंसिडर किया, एंड काइट एंड जो वाइट है ये ना, ये दोनों सिमिलर मीनिंग देते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है इसका, देखो वाइट एंड काइट, सो दैट्स वाई मैंने इसको कंपोनेंट बी किया। तो ये जो इसकी जो राइम स्कीम है ना, ये अभी ऐसे होगी, ए बी ए, सो ए बी ए आपको दो बार लिखना होता है, पेपर में भी आपको ना एक बार नहीं लिखना होता है, दो स्टांजा को ये किया, मतलब दो स्टांजा को आपको लेके चलना होता है। तो ए बी ए, दिस इज द राइम स्कीम ऑफ अ पोयम। सो लेट्स सी, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। सो जो पोयम है ना, द पोयम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज रिटन बाय द पोएट निसिम इजाकियल। तो यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में पोयम लिखनी होती है, मतलब पोयम का टाइटल यहाँ आना चाहिए, तो पोयम का टाइटल भी आ गया और पोएट जो है वो भी आ गए। ओके, उसके बाद देखो कि पोएट किसके बारे में है, पोएट क्या, सॉरी, पोयम किसके बारे में है और पोएट क्या डिस्क्राइब करना चाहते हो। यहाँ पे वो मैंने लिखा है, देखो, द पोएट डिस्क्राइब हियर द सेल्फलेस लव ऑफ मदर टुवर्ड्स हर चाइल्ड। एक बिकॉज ना, मतलब जो मदर थी ना, उसका एक ही पर्सपेक्टिव था कि लाइक मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, ये वो ब्लेसिंग कर रही थी गॉड के पास कि मेरे बच्चों, मतलब मेरे बच्चों को वो स्टंग, मतलब ये जो स्कॉर्पियन था ना, उसने नहीं काटा, उसने मुझे काटा। तो एक जो सेल्फलेस लव होता है मदर का, वही यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा था। एंड द इंसिडेंट्स किसके बारे में है, तो सिंपल आपको लिखना है, कोई भी पोयम है ना, तो पोयम में क्या क्या दिख रहा है आपको, ऊपर ऊपर के कंपोनेंट्स लिखने हैं। सो द इंसिडेंट्स इज अबाउट द रेनी नाइट, द मदर हु सफर थ्रू द पेन बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियन स्टंग, द क्राउड, द रेमेडीज टोल्ड बाय नेबर्स एंड विजिटर्स एंड द सुपरस्टिशन। मतलब ये सारे कंपोनेंट्स, सारी चीजें ना पोएम के अंदर है, तो इसलिए मैंने इसको ओवरऑल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसमें, इसका इंट्रोडक्शन किया। ओके, नाउ यू जस्ट हाउ टू राइट डाउन कि पोएम क्या है, मतलब पोएम का जो राइम स्कीम है वो कौन सा है। तो पोएम का राइम स्कीम मैंने पहले बताया था कि पोएम का राइम स्कीम कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर पोएम का कोई भी राइम स्कीम नहीं है, मतलब पोएम के कोई भी कंपोनेंट सिमिलर नहीं है, वो डिसिमिलर है, तो आपको लिखना होता है कि पोएम जो है वो फ्री वर्स है एंड इट हैज नो राइम स्कीम। नाउ यू कैन सी दैट कि मतलब प्रीवियस पोएम में आपने देखा होगा कि जो कंपोनेंट्स थे ना, वो सारे के सारे डिफरेंट थे, इसलिए मैंने वो पोएम को राइम स्कीम नहीं है ऐसा मेंशन किया। सो द पोएम इज अ फ्री वर्स बिकॉज इट हैज नो राइम स्कीम, क्योंकि उसको कोई राइम स्कीम ही नहीं है। नाउ द पोएम कंसिस्ट ऑफ वेरियस फिगर ऑफ स्पीच, ये भी लिखना होता है कि पोएम में सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच है। भले ही आपको पता नहीं है, मतलब सारे के सारे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जितने आपको याद है कि जितने जितने फिगर ऑफ स्पीच उसमें गिवन है, उसके एटलीस्ट नाम लिखो। एंड नाम लिख के एक कोई भी अगर फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि ये लाइन डिनोट करिए ओनोमेटोपिया, या फिर ये लाइन डिनोट करे कि हाइपरबोले है, या फिर मेटाफोर है, रिपीटेशन है, सिमिली है,
तो उसका एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखना, बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी, ओके, क्योंकि वो एक अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट करता है एंड आपको मार्क्स भी प्रोवाइड करता है। सो द एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पे देखो, अभी इस पोएम में ना अलिट्रेशन भी था, हाइपरबोले भी था, मेटाफोर था, ओनोमोटोपिया भी था, फिर पर्सनिफिकेशन था, रिपीटेशन था, सिमिली भी थी, and etc. ओके, सो द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन। तो अभी मुझे ना जितना याद है कि यहाँ पे इस पोएम में पर्सनिफिकेशन था। तो पर्सनिफिकेशन क्या होता है कि मतलब जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर हम कोई ह्यूमन ट्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन ट्रेट्स यानी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम प्रोवाइड करते हैं किसी चीज़ को, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, तो वो होता है हमारा पर्सनिफिकेशन। इट इट मीन्स कि हम उसको ना क्या, एक, जैसे कि देखो क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स आर लाफिंग, तो यहाँ पे एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, ह्यूमन का एक नेचर होता है कि वो लाफ लाफ कर सकता है। भले हमें पता है कि चीजें कभी लाफ नहीं करती, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कहा है कि क्लाउड्स आर लाफिंग। देन यहाँ पे यू कैन से द वन मोर एग्जाम्पल इज द डस्टर इज टॉकिंग। सो डस्ट, हमें पता होता है कि डस्टर कभी बोलता नहीं, कि फिर भी हमने यहाँ पे एक पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि द डस्टर इज टॉकिंग। यहाँ पे मैंने डस्टर को एक ह्यूमन ट्रेट प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे इस पोएम में भी ना एक पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, जो आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। फ्लेम, फ्लेम फीडिंग, ओके, तो हमको पता है कि फ्लेम कभी फीड नहीं करती, ठीक है, फ्लेम को कभी फीड नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी मैंने फ्लेम को फीडिंग का ये एक ह्यूमन ट्रेट्स मैंने प्रोवाइड किया है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द पर्सनिफिकेशन एंड आई हैव रिटन इट डाउन। तो आपको भी ह्यूमन क्वालिटी जो है ना, एक ह्यूमन क्वालिटी मैंने प्रोवाइड की है फ्लेम को, इसी वजह से मैंने इस एग्जाम्पल को यहाँ पे डिनोट किया है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया आपके सामने। सो द सेंट्रल आइडिया क्या है कि द पोएट वॉचेस हेल्पलेसली एज हिज मदर सफर्स थ्रू द स्कॉर्पियन स्टिंग। तो सेंट्रल आइडिया थीम क्या होता है कि जो भी आपको पोएम में दिख रहा है ना, जो पोएम में है, वो लिख डालो, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट कि ये लिखना है या नहीं लिखना है। तो जो जो चीजें आपको याद है, जो जो चीजें आपको दिख रही है, जो आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, इन सारे चीजों को यहाँ पे लिखो। तो मैं देखो, मैंने यहाँ पे कैसे मेंशन किया कि द पोएट वॉचेस हेल्पलेसली एज हिज मदर सफर्स थ्रू द स्कॉर्पियन स्टिंग। कि मैं एक शॉर्ट में, ब्रीफ में मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोएट जो थे ना वो हेल्पलेस थे, क्योंकि बहुत सारे रेमेडीज वहाँ पे की जा रही थी, बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीफ्स वहाँ पे किए जा रहे थे, चांटिंग की जा रही थी, मंत्रास बोले जा रहे थे, लेकिन वो हेल्पलेसली, वो जो है ना पोएट, कुछ भी कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी मदर जो है ना वो सफर कर रही थी पेन के थ्रू। द विलेजेस एंड पीजन केम ट्राई टू मेक ब्लेसिंग्स दे रहे थे। एंड जो होली मैन था, लाइक जो होते हैं ना साधु संत, वो भी बुलाए थे, उनको भी बुलाया था, वो भी चैंटिंग करते मंत्रास की, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं हो रहा था। एंड फादर जो थे ना उनके, वो फादर कभी सुपरस्टिशियस के ऊपर, मतलब जो बिलीव्स होते हैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए, कुछ रेमेडीज को वो फॉलो कर रहे थे, लेकिन कुछ भी उसमें वर्क नहीं हो रहा था। The poet shows that, the poem shows that due to illiteracy, मतलब देखो उस गांव में ना बहुत सारे लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज थी, सुपरस्टिशियस का बिलीफ था, इसकी वजह से ना पीपल डाइव्स कर रहे थे डीपली इनटू द ग्लास ऑफ सुपरस्टिशन। तो ग्लास ऑफ सुपरस्टिशन, द ग्लास ऑफ सुपरस्टिशन का मीनिंग होता है कि जो सुपरस्टिशन जो होता है ना उसके अंदर लोग, मतलब घुलते जा रहे थे, वो ज्यादा बिलीव कर रहे थे उसके ऊपर। एंड उनका एक ब्लाइंड बिलीफ था कि नहीं, जैसे मंत्रास बोले जाते हैं, जो चैंटिंग की जा रही है, तो ये जो साधु बाबा हमें बोल रहे हैं ना, ये वो सही है, इसको ही फॉलो करना है, कोई ज़रूरत नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की इन ऑल। सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया, सो यू कैन राइट इट डाउन, ओके। तो ये था हमारा अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। अभी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो पॉइंट्स गिवन होते हैं उसको अच्छे से इलाबरेट करो, यू विल गेट अ फुल मार्क्स, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड स्पेलिंग मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर कोई वर्ड नहीं याद आ रहा है तो एक सिंपल वर्ड वहाँ पे लिखो, एक सिंपल वर्ड ही अगर आप वहाँ पे लिखते हो तो डोंट वरी, उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर ये जो अप्रिसिएशन है, इसमें आपको जो फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल होता है वो कंपलसरी होता है देना, ये मैंडेटरी है। अगर नहीं याद आ रहा है तो कुछ भी यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे मेंशन करो कि कौन से एग्जांपल से आप फिगर ऑफ स्पीच के मेंशन किए हैं, लेकिन एटलीस्ट एक तो भी करके जाओ, जब आप पढ़ो तो एक तो भी यहाँ पे मेंशन करो, ये मैंडेटरी है। और ये पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट्स के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट करो तो और ज़्यादा बेटर होगा, ताकि सॉफिस्टिकेटेड वे लेके आपका रिप्रेजेंट, मतलब ये जो रिप्रेजेंट करने का वे है वो अच्छा दिखे, एंड आपको उसके जो मार्क्स है ना वो फुल मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सके।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ये जो अप्रिसिएशन है इसकी वजह से आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, फुल 5 मार्क्स मिलते हैं, या फिर आपका पेपर जो है वो अच्छा जाता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। एंड जो स्टेट बोर्ड के गाइज है उनके लिए ऑल द बेस्ट गाइज। So guys, thank you for watching me. If you like this video, you can share it, subscribe it, and please comment करो ताकि मेरा भी confidence build हो जाए, I can provide you more contents to you.